नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री से जुड़ी है। और दोस्तों अब इंडियन आर्मी 5 थिएटर कमांड बनाने जा रही है 2022 तक। और अब इस हिसाब से ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगी, तो इनके पास कहाँ किसे ऑपरेशन करना है ये पूरी तरह से डिफाइन होगा और एक सीमलेस कमांड स्ट्रक्चर बन जाएगी और सारे ऑपरेशन एक सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर होंगे। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के पास जल्द ही एक एडिशनल डिपार्टमेंट होगा जो कि जॉइंट सेक्रेटरीज का होगा। इसे अब कैबिनेट क्लियरेंस की ही जरूरत है। और साथ ही दोस्तों इससे हमारी तीनों सर्विसेज को अब रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है और अब ये थिएटर कमांड के अंदर बदलने वाली है, जिसके अंदर एक चाइना स्पेसिफिक नॉर्दर्न कमांड होगी और एक पाकिस्तान स्पेसिफिक वेस्टर्न कमांड होगी। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को यह कहा गया है कि आप थिएटर कमांड बनाएं, जैसी कि चाइना के अंदर भी है और यूएस आर्मी भी ऑपरेट करती है। और दोस्तों जो मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी के प्लानर हैं उनके हिसाब से नॉर्दर्न कमांड की जो लिमिट शुरू होगी वो कराकोरम पास जो कि लद्दाख के अंदर है वहां से होके और लास्ट आउटपोस्ट जो कि किबितू अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वहां तक होगी। यानी कि इनके पास अब 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गार्ड करने का जिम्मा होगा और इनका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर होगा। इसके अलावा जो वेस्टर्न कमांड होगी वो इंदिरा कोल सेल्टोरो रिज सियाचिन ग्लेशियर के पास से शुरू होके गुजरात तक जाएगी और इसका हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी थिएटर कमांड होगी एक पेनिसुलर कमांड और चौथी होगी एक फुल फ्लैश्ड एयर डिफेंस कमांड और पांचवी होगी एक मैरीटाइम कमांड। और पेनिनसुलर कमांड का हेडक्वार्टर होगा थिरुवनंतपुरम। और दोस्तों जो एयर डिफेंस कमांड होगी वो न केवल दूसरी जगह पर एरियल अटैक करेगी बल्कि दोस्तों हमारी एयर स्पेस को भी डिफेंड करेगी और इसके पास सारे फाइटर जेट भी होंगे और सारे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी होंगे। और अभी हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों ही हमारे एयर स्पेस को डिफेंड करती हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। और दोस्तों ये भी एक फैक्ट है कि हमारे इंडियन आर्मी कोर्प्स के जितने भी हेडक्वार्टर है वो एयर बेस के आगे ही लोकेटेड है, यानी इसके पास ही बने हुए हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारे जो भी एफर्ट है उनका एक डुप्लीकेशन हो जाता है और ये एक बेफिजूल का खर्चा होता है। और दोस्तों अभी प्लानर्स ये भी कह रहे हैं कि हम इन थिएटर कमांड को एक लेवल आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि फ्यूचर के अंदर अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो एक एरोस्पेस कमांड भी बनाई जा सकती है। और चूंकि हमारे पास एक ही मैरीटाइम कमांड होगी इसीलिए हो सकता है कि जो ट्राई सर्विस अंडमान और निकोबार आइसलैंड की कमांड है वो भी इसी के अंदर मर्ज कर दी जाए। और इस मैरीटाइम कमांड का ही जिम्मा होगा कि वह हमारे इंडियन ओशियन, इंडियन आइसलैंड टेरिटरी और इसके अलावा जितनी भी सी लेन्स है उन्हें फ्री रखे और उन्हें आउटसाइड प्रेशर से बचा के रखे। और एक स्टेज पे ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन नेवी की मैरीटाइम एसेट उन्हें करवर के अंदर जो कि वेस्टर्न सी बोर्ड पे आता है, विशाखापट्टनम जो कि ईस्टर्न सी बोर्ड पे आता है और अंडमान और निकोबार आइसलैंड के अंदर रखा जाए। और चूंकि दोस्तों चाइना एक बहुत बड़े थ्रेट के रूप में आ रहा है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, स्पेशली मैरीटाइम कमांड का इससे हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के अंदर नई कैपिटल हो सकती है। और साथ ही पोर्ट ब्लेयर भी एक बड़े रूप में सामने आ रहा है, एक बड़े बेस के रूप में नेवल ऑपरेशन के लिए। यानी दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि थिएटराइजेशन का मतलब ये होगा कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तीनों यूनिट को एक सिंगल थिएटर कमांडर के अंदर रखना और इस तरह की कॉम्बिनेशन वाली एक थिएटर कमांड को एक ऑफिसर के अंडर में रखा जाएगा जिसे तीनों सर्विसेज में से किसी में से भी लिया गया होगा। और दोस्तों थिएटराइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तीनों सर्विसेज के जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमाइज इंपैक्ट लिया जा सकेगा किसी भी युद्ध के दौरान। और दोस्तों वैसे भी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं अगर उनको हम इकट्ठा करके उनके थ्रू आउटकम लेना चाहें और उनका एक इस्तेमाल करें और इस तरह से एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले तो ये एक्सपेंस भी हमारा कम करेगा। और ये बात कही है फॉर्मर आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एएस लांबा ने। और दोस्तों एक सीनियर ऑफिशियल जो इस मैटर के साथ फैमिलियर है उसने बताया कि इन पांचों थिएटर कमांड को जो लीड करेगा वो एक लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इसी के इक्विवेलेंट रैंक वाला कमांडर होगा। और इनका हेड जो होगा वो उसी तरह से उसकी पावर होगी जैसी कि अब हमारी इन तीनों सर्विसेज के हेड की होती है। और साथ ही दोस्तों जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ये ऑपरेशनल नहीं होंगे
लेकिन इनको इन्वॉल्व किया जाएगा कि वे हमारे रिसोर्सिस को मोबाइलाइज करें, जैसा कि यूएस मिलिट्री की थिएटर कमांड के अंदर होता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर अंडमान और निकोबार कमांड अगर मैरीटाइम कमांड के अंडर में जाती है, जैसा कि दिख भी रहा है, तो सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होगा उसके पास आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन होगी, जिसके अंदर साइबर कमांड और साथ ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल होगी और उसे तीनों सर्विसेज से मैन पावर भी मिलेगी। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़े रिफॉर्म हो रहे हैं हमारी फोर्सेस के अंदर और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देंगे। और इसकी जरूरत तो थी कि ये बहुत पहले हो जाता, लेकिन चूंकि दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, ये अब भी हो रहा है, तो बहुत ही इसके नतीजे अच्छे होंगे। और तीनों रिसोर्सेज जब एक कमांड के पास होंगे तो उन्हें स्पेसिफिक टास्क भी दी जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों हमने कश्मीर के अंदर टेररिज्म काफी हद तक मिटा दिया है। कितने सालों से आप देख रहे हैं कोई भी बम विस्फोट नहीं हुआ कश्मीर के अलावा, पूरे देश में इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये देश दोस्तों अब बदलने जा रहा है और ये बदल के रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।